सर। लास्ट टाइम हमने पेपर 4 के राइटिंग को डिस्कस किया था कि कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया था कि कुछ क्वेश्चंस को लीजिए और पढ़िए और समझिए कि पूछ क्या रहा है। उसी लाइन पे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पेपर 1 पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा पेपर 4 पे जो लीडिंग केसेस पढ़ते समय हमको क्या क्या कैप्चर करना चाहिए। यदि हम किसी पर्टिकुलर लीडिंग केसेस को पिकअप करते हैं तो उसमें क्या कैप्चर करना चाहिए और कहाँ फोकस करना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट स्टडी ऑफ इन लीडिंग केसेस कैसे होगा। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूं एंड अगेन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट रूपा अशोका हो रहा। ये स्क्रीन पे आपके ये लीडिंग केसेस का हेड नोट्स है रूपा अशोका हो रहा। पैरा 1 एंड पैरा 2 दो पार्ट। पैरा 1 ये कहता है आर्टिकल 12 एंड 32 रिट पिटिशन, रिट ऑफ certiorari, challenging validity of judgment of Supreme Court after dismissal of a review petition, therein maintainability of held not maintainable superior court of justice do not fall under the ambit of a state or other authority under article 12। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। स्टेट के अंदर फॉल नहीं करता, सो आर्टिकल 32 वी कैन नॉट इन्वोक। देन व्हाट इज द रेमेडी? Remedy is under Article 142 to do complete justice. That is a reconsideration of judgment of the Supreme Court after dismissal of review petition, permissibility under inherent power. Court may reconsider its judgments in exercise of its inherent power in rarest of rare cases to prevent abuse of its process and to cure gross miscarriage of justice। और उसके ग्राउंड्स वगैरह लेट डाउन है रूपा अशोका में, which is incorporated now in Order 48 of Supreme Court Rules 2013। इसके अलावा दो क्वेश्चंस वहां पे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है which is comes under doctrine, which is doctrine of ex dividio justitia and its application। So the application of the doctrine of ex dividio justitia and doctrine of stare decisis, it was discussed। So इस जजमेंट में दो चीज और इंसर्टेड है क्लियरली, एंड दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्स डिविडियो जस्टिस, एंड सेकंड they also discussed what is the meaning of stare decisis। Have you noticed that? If I will go to, अब देखिए मैं थोड़ा सा स्कोप को एक्सपेंड करने जा रहा हूं।
ये एक पर्टिकुलर जजमेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं दो पर्टिकुलर फ्रेम में। रिगार्डिंग पैरा 1 एंड पैरा 2, जो इस साल का क्वेश्चन था। लेकिन इसके पहले जो भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसा मिलेगा आपको जो ये कहता है कि व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन रूपा सुकाहुरा एंड ए अरुणतुले। What is the nexus? Nexus means what? Certain connection, something common among two judgment. And what is the common among these two judgment? That the common part is this doctrine of ex dividitio justitia. It was also invoked in A. Arantula, and it is also invoked in the Rupa Sukhavara. So, उसके अंदर भी application of this doctrine ex dividitio justitia was there. और यहाँ भी ये डिस्कस किया हुआ। अब जरा इमेजिन कीजिए क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है। जब आप एक जजमेंट का कनेक्शन दूसरे जजमेंट से करते हैं, समथिंग इज कॉमन अमंग देम, समथिंग इज एक्सटेंशन, समथिंग इज एप्लीकेशन। सो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पॉइंट आउट होता है कि आप पार्ट 1 मत पढ़िए, पार्ट 2 मत पढ़िए, आप आइए यहाँ पे। और एक्स डिविटिव जस्टिसिया कब इन्वोक करेगी सुप्रीम कोर्ट? लेट अस रीड द आर्टिकल 142। मैं वापस आर्टिकल 142 पे आ रहा हूं। क्या कहता है आर्टिकल 142? The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such a decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, and बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा एक बार और एनालाइज करते हैं। The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, what is the meaning of in the exercise of its jurisdiction? Which jurisdiction? 32, 136, review, curative, which jurisdiction? Is, Inherent. Inherent. is this defined here? No. In any jurisdiction, Supreme Court
किसी भी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो, किसी भी मैटर में बैठा हुआ हो, वहां पे 142 कैन बी इन्वोक्ड। उसके लिए स्पेशल जुरिडिक्शन असाइन नहीं है। दिस इज अ पावर। दिस पावर कैन बी इन्वोक्ड इन एनी जुरिडिक्शन। आपको याद होगा मुरारी जी, हमने एक चार्ट बनाया था और चार्ट में ये डिस्कस किया था पावर, जुरिडिक्शन, स्कोप, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स, एम्बिट वगैरह वगैरह वगैरह। 4 elements. इस एक्सरसाइज में हम ये डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड जुरिडिक्शन। और दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि जुरिडिक्शन क्रिएटेड है लाइक 32, like 136, like review under certain circumstances of subject to certain condition, तो उस जुरिडिक्शन को के अंदर आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। यदि मैं कहूं पिटिशन फाइल करना मैंडेटरी है, तो ये कितना सही और कितना गलत है? इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिटिशनर कि फाइल करे या ना करे, राइट? द वर्ड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी। पिटिशनर के लिए क्या ये मैंडेट है कि जैसे भी उसका राइट इन्फ्लुएंस हुआ एवरी टाइम दे मस्ट हैव टू इन्वोक जुरिडिक्शन? और यदि नहीं करे तो रॉन्ग। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो अपना राइट विवोक करें। इनफैक्ट अंडर द लिमिटेशन 136 में आप देखिए 90 डेज का लिमिटेशन, उसके अंदर ही आप कर ले, नहीं तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाई यू आर गोइंग टू बी लेट। So it's not mandatory. But once you exercise your jurisdiction or you invoke, say Article 32 or 136, then court has certain power to entertain, certain jurisdiction to entertain and certain power to invoke among that petition. मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहा हूं जो लोग मिस करते हैं यूजुअली, कि इसमें यदि मैं ये कहूं कि इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन, इसका मतलब ये है कि किसी भी जुरिडिक्शन में, बिकॉज यहाँ पर कोई भी जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। इट मे बी इन्वोक्ड, हो सकता था ना, इट मे बी इन्वोक्ड इन 32, इट मे बी इन्वोक्ड इन 136, है ना? ये ऐसा नहीं है। क्लियरली ये आर्टिकल कहता है कि इट मे बी इन्वोक्ड, मतलब द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन, किसी भी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो उस समय वो क्या कर सकता है? मे पास सच डिक्री or make such order as is necessary for, यदि किसी चीज के लिए जरूरी है, माने कोई जरूरी है, नेसेसरी फॉर व्हाट? फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। सो दिस ऑर्डर मे बी dehors the statutory provision, isn't it? मीनिंग देयर वाई कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके अगेंस्ट भी जाकर के ये इन्वोक किया जा सकता है फॉर केस टू केस बेसिस।
ऐसा ना हो कि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ही रिडंडेंट कर दें। जहां पर एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट मे बी द टेक्निकल, यदि जस्टिस के आरे आ रहा है तो उसको बाईपास किया जा सकता है। कैन वी रीड लाइक दिस? द आंसर इज यस। और वो भी आगे इसका जो सपोर्टिंग पार्ट है, द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such a decree or make such order as is necessary for doing complete justice where in any cause or matter pending before it. In any. This any is for cause as well as a matter pending before it. Am I clear up to this point or not? Is there any confusion? सर सर नॉर्मली ये 129 सेक्शन के साथ रीड करा जाता है 142, तो इसका सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का और 142 का सर कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है? Of course, yes. Of course, yes. Inherent power 129 से ही आता है कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनहेरेंट पावर है वो अनलिमिटेड इनहेरेंट पावर है। अनरिटन जुरिडिक्शन दे कैन क्रिएट बाय इन्वोकिंग 129। 129 इनको एम्पावर करता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन जुरिडिक्शन। नो नीड ऑफ पार्लियामेंट on that point of time wait for the parliament to enact that particular provision. वो jurisdiction exactly आपको है ही नहीं, but it is required on the spot. What they will do? Otherwise वो पूरा पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और void order हो जाएगा ना, ओके जब सर। आपका jurisdiction ही नहीं है और आप वो एक्सरसाइज क्रिएट कर रहे हैं। इस कंडीशन में, इसी कंडीशन को करने के लिए कि पर्टिकुलरली इन एनी मैटर, कहीं भी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही यही है, you are empowered to invoke or create, invoke the article 129 to create your own jurisdiction, declare your own jurisdiction, which is not empowered in written, express नहीं है। एंड उस जुरिडिक्शन के अंदर आप ऑर्डर पास करेंगे, राइट? फॉर दैट पर्पस यू नीड टू इन्वोक दिस आर्टिकल 142। You know, once you created jurisdiction, now there is a requirement of certain power. Jurisdiction you can create, but you can't create the power, right? Isn't it? I guess, am I clear up to certain point? यस सर। So ये कहता है पावर। सो पेंडिंग मैटर के अंदर अभी मैं दो तीन चीज यहाँ फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के ब्रेन में। हालांकि ये काफी क्लियर है, बट मिनिमम वर्ड्स में इसको कंपाइल किया हुआ है, इसी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट बन जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन may pass such decree or make such an order is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. ठीक है? And any decree
so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament. Until provisions in that behalf is so made in such a matter in such manner as the precedent may be order prescribed. This is in also the executive power. आप ये लाइन देख रहे हैं, in such a manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament. So void situation में आप डायरेक्शन पास करेंगे, it would be take the form of law as good as law made by the Parliament, isn't it? क्लियर है, बहुत क्लियर है. सो थोड़ा सा मैं ऊपर चलूं, उस पर एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉर टू डू कंप्लीट जस्टिस. फॉर टू डू कंप्लीट जस्टिस का ही एक इंग्रेडिएंट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स डिविटियो जस्टिसिया. Once jurisdiction is not there, अब जैसे अब आप बात करें अपने एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एप्लीकेबल फॉर्म की, आप ये कहते हैं चलो 32 हमने फाइल कर दिया, रिव्यू के लिए रूल लिख रखा है कि बाई सर्कुलेशन होगा, मुझे सुना ही नहीं, बाई सर्कुलेशन उन्होंने डिसमिस कर दिया. अब क्या करें, 32 तो फाइल कर नहीं सकते और अभी तक ऐसा लग रहा है कि इनजस्टिस है. अब क्या करें, अब आप कोर्ट के नॉलेज में ये बात ले आइए, कोर्ट कन्विंस है, सेटिस्फाइड है कि यस इन्फ्लुएंस तो हुआ. 32 नाउ एग्जॉस्टेड एंड जुडिकेटा अप्लाई करेगा, नॉट अलाउड, राइटली और रॉन्गली. Review is not allowed because you exhausted that part only. Then what we do? क्या उपाय बचे, मैंने इनजस्टिस को छोड़ दें, the court are helpless. So this is the situation where law is not available, but problem is still there. So in that situation क्या करना चाहिए, कोई पार्लियामेंट को वो बोले कि भैया इसको अमेंड करो और एक और जुरिडिक्शन दो जहां पे ये होना चाहिए, क्यूरेटिव पिटिशन सॉर्ट ऑफ थिंग. Court already empowered and the court can't wait. So कोर्ट ने इनहेरेंट पावर को इन्वोक किया एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस मींस जो इनजस्टिस है उसको करेक्ट करने के लिए, करेक्शन फॉर द इनजस्टिस, दैट इज एक्स डिविटिव जस्टिसिया अंडर आर्टिकल 142(1). दे कैन इन्वोक एंड करेक्ट इट. कहीं से भी किसी भी मैटर में, मान लीजिए वो मैटर नहीं चल रहा, कोई और मैटर है, वहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गया है और कोर्ट के नॉलेज में आ गई है कि उस पर्टिकुलर जजमेंट में जस्टिस हुआ हो, इवन सुओ मोटो कोर्ट कैन डू. In Visakha. नहीं सर, विशाखा में पिटिशन गई थी, वो सुओ मोटो नहीं था. 32 और विशाखा में पिटिशन गई थी, सीरीज ऑफ पिटिशन. सो
अब क्वेश्चन ये है कि सुओ मोटो कोर्ट क्या इन्वोक करती है, 32 या 226 और एनी जुरिडिक्शन, एनी जुरिडिक्शन कैन इन्वोक। तो ये जो क्लियरिटी हमने अभी देने की कोशिश की है उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुरिडिक्शन पावर और अदर थिंग, और पिटिशन यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और जंप करता हूँ, इस आर्टिकल को यहीं छोड़ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसको छोड़ने के बाद मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन पे लैंड अप करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एवरीवन हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 of practice and procedure in the last paper. When can the original jurisdiction of the Supreme Court be invoked? Give 3 examples which would fall under it. आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये कह रहा है, what is hidden into this question to fetch the 10 marks, क्योंकि 10 out of 10 तो fetch हुआ है। Question is very clear from his first word, when. कब? बड़ा लंबा पॉज ले रहा हूं मैं, इसमें रीजन है, आपको सोचने के लिए ये टाइम दे रहा हूं। When can the original jurisdiction of the Supreme Court be invoked? 2 वर्ड यहां से लिया और 2 वर्ड यहां से लिया। Give 3 examples which could fall under it. पहला क्वेश्चन ये है कि पहले आपको ये बतलाना है when can be invoked, और दूसरा पार्ट ये है give the examples. What should be the answer? आपको मैं एक आंसर दिखाता हूं और आप लोग डिसाइड कीजिए कि डज दिस जस्टिफाई फॉर हाउ मच मार्क्स। Although there is awarded 10 marks. This is the answer of that first question. Supreme Court invokes its jurisdiction, original jurisdiction, in following circumstances. Supreme Court invokes, अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं, पहला लाइन देखिए, Supreme Court invokes its original jurisdiction in following circumstances. और मैं फिर से वापस उस क्वेश्चन पे जा रहा हूं, where is that? Yes, this is the question. When can the original jurisdiction of the Supreme Court be invoked? Original jurisdiction of the Supreme Court, ये अलग चीज है। फिर से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, when can, कब कर सकते हैं, the original jurisdiction of the Supreme Court, ये complete phrase है, we cannot change into them or cannot read in by part. Original jurisdiction of the Supreme Court be invoked. अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि by whom? By the Supreme Court or by the petitioner? Obviously by the petitioner. क्योंकि power to move to the Supreme Court by appropriate proceedings to the citizen is guaranteed, na? Read the answer.
Supreme Court invokes its jurisdiction, its original jurisdiction in following circumstances. Who can invoke? Supreme Court. Means the petition is under suo motu only. So the question is, what message we are reflecting to the examiner by writing this answer or by selecting these particular words? The jurisdiction of the Supreme Court may be invoked. ये वर्ड होना था अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये वर्ड होना था. प्लीज बताइए. और ये चेंजेस यदि कर दिया जाए, डज दिस नॉट डिजर्व द इंक्रीज इन एटलीस्ट 1 marks? Yes, sir. It reflects entire your understanding regarding the jurisdiction. Of whom? Jurisdiction is created for a certain purpose. Court is there, lawyers are there, but mainly for enforcement of the fundamental right of the citizen. आप जरा देखिए आर्टिकल 32 में आर्टिकल 1 की क्या जरूरत, 32(1) की क्या जरूरत थी? The power is guaranteed. Which power? Sorry, which right is guaranteed? Right to move the Supreme Court. मतलब right to invoke Article 32 by appropriate proceedings is guaranteed. It can't be denied. Guaranteed means can't be denied. लोग उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, it must be allowed by the court. So allowed is the last point. Up move the petition, it's a first point. और इसके बीच में बहुत सारे खेल हैं. We have to establish कि exactly right is infringed. We have also demonstrate that all remedy we have exhausted and we have no option other than file this petition. अब आप उसको मैप कीजिए जुरिडिक्शन और पावर में. जुरिडिक्शन और पावर की अंडरस्टैंडिंग के साथ. मैं बहुत ही आज स्लो हूं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं. प्रवीण जी, मुझे स्पीड अप कर लेना चाहिए या धीरे ही रहना चाहिए अभी? क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत मैटर करती है. अगेन read this part. In the writ petition under Article 32 of the Constitution and is filed under order, it filed under order 38 Rule 1 to 13 of the Supreme Court rules. Rule 1 to 13 की जरूरत नहीं थी, but ठीक है. In this case, aggrieved person can directly approach to the Supreme Court for protection of his or her fundamental right, which is either at the risk of or it's पता नहीं, I am unable to infringe. infringe. At If the risk. Honorable Supreme Court finds suitable to issue writ jurisdiction, it do so. Writ jurisdiction is also issued for protection of aggrieved person who is not a party to the case but is aggrieved person
आगे का नहीं पता चल रहा है सर। Community. देखिए, just start reading for this particular paragraph. Writ jurisdiction is also issued for protection of aggrieved person community, oblique who community. is not a party. अब देखिए यहाँ पर एकदम ये contradiction. Who is the aggrieved person? What is the meaning of aggrieved person? What do you understand by the aggrieved person? Aggrieved person कौन है? क्या मैं उनको एग्रीव कह सकता हूं कि उनको पता है कि उनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और वो वेव ऑफ कर चुके हैं और कोर्ट को अप्रोच किया ही नहीं, चैलेंज किया ही नहीं किसी ऑर्डर या किसी ऑर्डर को, जुडिशियल हो और एग्जीक्यूटिव? डज दे आर एग्रीव्ड और अफेक्टेड? एग्रीव्ड किसको कहेंगे? जो कोर्ट अप्रोच करे, या फिर उनको जो अफेक्टेड है और कोर्ट अप्रोच ना करें वो भी एग्रीव्ड के अंदर आएंगे? यदि एग्रीव्ड उनको कहें जिन्होंने चैलेंज किया है, जो पार्टी हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एग्रीव्ड वो हैं जिन्होंने अप्रोच किया हो कोर्ट को, जिन्होंने अपने राइट को विवॉक कर दिया हो, दे आर नॉट एग्रीव्ड। विवॉक करने का मतलब क्या है? आप अफेक्टेड हैं बट पिटिशन प्रिपेयर नहीं कर रहे। हाउ इट कैन बी सेड दैट कि यू आर एग्रीव्ड? और यदि कहीं लिमिटेशन है और लिमिटेशन भी पार कर जाए तब आप एग्रीव्ड कैसे हैं? इट इज बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड। नाउ मैं थोड़ा अलग जा रहा हूं इस लाइन पे कि यदि मैं रिट जुरिडिक्शन इज आल्सो इशूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन हु इज नॉट पार्टी इन द केस। जो पार्टी एक केस में ना हो, हाउ इट कैन बी एग्रीव्ड? तो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड कितना मैटर करता है और उससे क्या मैसेज कन्वे होता है। कई बार सिलेक्शन ऑफ वर्ड रिडंडेंट है, ग्रामर रिडंडेंट है, इंग्लिश रिडंडेंट है, लेकिन जो वर्ड आप यूज करना चाह रहे हैं, एग्रीव्ड पर्सन इज अ टेक्निकल टर्म, लीगल टर्म। एक साइड में आप ये कह रहे हैं कि एग्रीव्ड पर्सन और वो पार्टी नहीं है, इटसेल्फ कंट्ररी। It reflects to the examiner your loose thinking. Am I clear up to this point or not? मैं सिर्फ एक ही चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि जब तक आप दो वर्ड के बीच के डिफरेंस को क्लियरली नहीं समझेंगे, इट इज रूटेड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी। आप देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने 3 पार्ट में अच्छा खासा आंसर लिखा है, बहुत प्यारा आंसर लिखा है, इवन एग्जाम्पल भी पुट किया है। और इवन आप देख लीजिए कि 32 में मिनर्वा मेल्स एंड वो सारे डिस्कस किए हैं। मैं चाहता हूं पूरा रीड करना, लेकिन मैं अभी रीड नहीं करूंगा। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग इन अनदर केस डिस्कस किया है, वेस्ट बंगाल वाला। दो एग्जाम्पल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, ऑर्डर डिस्कस किया है, ट्रांसफर केस, यानी ट्रांसफर केस में देखें 139 एंड फिर 25 और इवन 406 ये सारा डिस्कस किया है, 39(2) भी डिस्कस किया है, और फाइनली
He got how much marks? 10. What was the maximum marks? Let us check. The maximum marks was 10 only, sir. hmm, 10 कॉलम में 10. लिखा 100% marks received. Yes, 100% marks. अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल बतलाना चाहता हूं जिन्होंने ये मार्क्स अवार्ड किए हैं, उन्होंने क्या किया है जरा वो देखिए। उन्होंने इस स्पिरिट को चेक किया। देख रहे हैं यहाँ गोल्ड मार्क्स है इस जगह पे। उन्होंने चेक किया है कि 32 है, सारे जुरिडिक्शन प्रॉपर्ली आपने डाल दिया एंड आउट। तो दिस इज द करेक्ट पार्ट। फुल ऑफ आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल गए। उन्होंने पढ़ा भी होगा, बट ये जो मार्किंग है ये रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने फोकस किया है कि आप करेक्टली जुरिडिक्शन इन्वोक किया या नहीं। बट इस कॉपी को चेक करने के लिए मुझे बैठा दीजिए। या फिर मैं ये कहता हूं कि आप बैठिए यहां पर इसको चेक करने के लिए। अब इस विजन के साथ कि यहाँ क्या होना चाहिए। मैं 10 में 10 तो नहीं, You will give but 7 marks, sir, only. 8 तक तो जरूर दूंगा मैं, बिकॉज द इंटायर थिंग आर करेक्ट एंड 2 मार्क्स मैं रिजर्व करूंगा उनके लिए जो करेक्टली नरेट करेंगे ये सारा कुछ एग्जैक्टली एंड पिन पॉइंटेड। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिनर ने ज्यादा मार्क्स दे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो चेक करना था करेक्टली उनको वो मिला, और आगे भी अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने पैरामीटर बना रखे होंगे कि कैसे देना है और कैसे नहीं देना है। ऐसा भी हो सकता है यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल और मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं, कुछ ऐसे भी आंसर सीट होंगे जो एग्जैक्टली एडवर्स वहां लिखे होंगे, एग्जैक्टली एडवर्स जो नहीं होना चाहिए। ये सारे तो सिली मिस्टेक्स हैं, एग्जामिनेशन की बातें, अनइंटेंडेड रिफ्लेक्शन है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अनइंटेंडेड है बट इट कांट बी इग्नोर्ड। और आपके लिए ये रिस्की पॉइंट है क्योंकि आप यदि इसको इग्नोर करके चलेंगे तो निश्चित रूप से यदि कॉपी मेरे जैसे थॉट वाले, जैसे कैलाश वासुदेवन को कहा जाता है या वेंकट रमनी को कहा जाता है या मीनाक्षी अरोड़ा को कहा जाता है, इनके हाथ में यदि कॉपी आएगा तो ये पूरा पढ़ेंगे जरूर और अकॉर्डिंगली वो मतलब स्ट्रिक्टली, यहाँ पर कोई लिबरलिटी नहीं है, वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। बिकॉज आप देखे होंगे ना उनके ब्रेन में आइडिया होता है कि हाफ मार्क्स तक का क्वांटिफिकेशन होता है। वो जस्टिफाई करते हैं कि हाफ मार्क्स आपको दें तो क्यों दें, ना दे तो क्यों ना दें। तो उस हद तक उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक यदि आप आंसर वहां दे दें। बहुत लोग वरिड होते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग ऐसी वैसी। अरे यार हैंडराइटिंग को तो छोड़ो, पहले कंटेंट को करेक्ट करो। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरी इंग्लिश ऐसी, मेरी इंग्लिश वैसी। अरे इंग्लिश को छोड़ो, लॉ पे फोकस करो। नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मली कनेक्ट करते चले जाओ। उसमें क्या है, मैथ में मैं कहता हूँ नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का यूज होता है, और यहाँ पे इज, वॉज, वेर, यही सारा कुछ एक सेंटेंस बनाने के लिए मिनिममली जरूरत होती है। जब आप इतना लॉ को समझ सकते हो, उसको तोड़ के 100 बने, एक आर्टिकल को सारे पैरामीटर्स को आप 100 लाइन में लिख दो यार, लिख तो सकते हो।
मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग आंसर को लिखें और लिखने के बाद खुद पढ़ें। इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली ब्रेन ऑक्यूपाइड होता है और प्रेजुडिस होगा। आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ वीक मैं इसको जस्ट अभी क्लोज कर रहा हूं। सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं हम। हमने पूरा का पूरा लगभग 40-45 मिनट इसके ऊपर डेडिकेट किया। किस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ क्लियरली। अब मैंने वर्ड ऐड कर दिया क्लियरली, जैसे कानून की किताबों में लिखा होता सब्जेक्ट। सो क्लियरली का जो मतलब है वो ये है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लिमिटेशन, you must understand the scope, you must understand the ambit. So all the ambiguity यदि clear है, अब आप देखिए जब आप पढ़ेंगे यार अंतुले, तो उसमें कंप्लीट डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन एनी मैटर, व्हेन कैन इन्वोक द एक्स डिविटिव जस्टिस। मीनिंग देयर बाई वो उसी आर्टिकल 142(1) को एलिबरेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर बहुत सारे इंसाइट दे रहे हैं। Either you can read those judgment to get the clarity, or during the reading you can clear, or you can focus on the article, think with all the perspective, and make a clear perception in your mind only by reading the article, and then read the judgment. और आपका परसेप्शन और वहां का एक्सप्लेनेशन यदि मैच करता चला जाए तो ठीक है, अदरवाइज समथिंग इज चेंज, then accordingly you correct yourself, convince yourself, and move further. This is the only way to understand the law what I am exercising. Everyone has their own habit, pattern and things. So बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। Think from all the perspective and to understand and to convince yourself. So what is the correct position and what is the clarity? Clarity is exactly against the ambiguity, isn't it? तो आपको क्लियरली क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। आपको क्लियरली लॉ को पढ़ना है और लॉ को समझना है, एंड देन रिस्पॉन्ड करना है। तो इस तरीके का जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सर्टेनली मिनिमम वर्ड्स में होंगे और सटीक होंगे। मेरा पॉइंट बस इतना है कहना, और आप एग्जामिनर को ये मौका नहीं देंगे कि मार्क्स काटें। दैट्स योर ड्यूटी। और यदि आप लूज स्टेटमेंट वहां पास करते हैं तो एक सर्टेन रीजन है कि मार्क्स को कट किया जाए।
आप ये समझ लीजिए यहाँ पर काफी लिबरल मार्किंग होती है। यकीन मानिए एक पेपर में लोगों को 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम यदि यहाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग हो जाए तो ये पेपर ट्रैपिंग पेपर कहलाएगा, और उसमें भी आप नीट एंड क्लीन निकल जाएंगे यदि आप उनको मौका ना दे काटने। मैंने 2 एग्जामिनर को देखा है और वो दोनों की जो मार्किंग है बहुत प्रॉपर है। मतलब यदि आप हाफ डिजर्व करते हैं तो हाफ मार्क्स ही मिलेगा। थोड़ी सी लिबरल मार्किंग कुछ पेपर्स में दिख रही है, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैं नाम मैं लेना चाहूंगा, और वो जो है ना बहुत क्लियर मार्क करते हैं, टेक्निकलिटी पे नहीं बट आपके अंडरस्टैंडिंग को वो अंडरलाइन में इंटर करते हैं। आपकी जो कॉपी है ना उस कॉपी से आपकी अंडरस्टैंडिंग एसेस करते हैं, देन दे आर अवॉर्डिंग टू, एंड ही इज मिस्टर वेंकटरमणी। उनको साफ साफ अंडरस्टैंडिंग दिखता है कॉपी से, जैसा हमने इस कॉपी से देख करके समझने की कोशिश की कि दिस पर्सन इज लिटिल बिट हैव सर्टेन एम्बिग्यूटी ऑन दिस 2 पॉइंट्स, लाइक एग्रीव्ड पर्सन, लाइक जुरिडिक्शन। हम सीधा बोल रहे, हु कैन इन्वोक इट? इज दिस कोर्ट इटसेल्फ? यस। इन विच फॉर्म? इट इज अ suo motu. But what usually happening, so आप लिखते समय इसको बाईपास कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, the Supreme Court jurisdiction can be invoked. The original jurisdiction of the Supreme Court can be invoked under certain circumstances as under: 1, when can be invoked? When fundamental right is infringed, right? 131. So you can let down the 3 jurisdiction. When exactly का आंसर देने के बजाय यदि नहीं समझ में आए तो आप रफली उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए, सो दैट कि एग्जामिनर को ये मैसेज जाए कि यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड प्रॉपरली, एंड आंसर इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्वेश्चन। मैं ये सेशन इसलिए डेडिकेट कर रहा हूं, लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर शीट इज कमिंग इनटू माय मेल बॉक्स टू असेस द थिंग्स, एंड आई विल डू इट। बट जब तक मैं उसको करूं मजा तब आएगा इंडिविजुअली मैं हर एक के साथ बैठूं और वो पहले से अपना असेसमेंट करें। So one thing also I want to enable to each and every candidate in this group who are present there to identify their own mistake. So that they can sort it their own. That's called Atmanirbhar. इसलिए पहले लॉयर को आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। So actually I done for the day. Let us enter into the discussion. Two sessions we dedicated for the answer writing skill. क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना नहीं चाहिए, कैसे हमको क्लियर रहना है,
और जितना है ना उतना यदि आप लिखें तो आंसर सफिशिएंट आ जाता है. Now we will enter properly into the leading cases, and next meeting we will discuss the complete AR Antule as well as Rupa Sukahura और दोनों का interconnection as well as Article 142 as well as all the concerned questions regarding review and curative, especially for the curative in any paper, this irrespective of things, any paper. So एक complete sense में मैं अब लेकर के enter कर चुका हूँ और आने वाले discussions में मैं एक particular article या particular topic को पकड़ूंगा और उससे related जितनी चीजें हैं उन सबको एक साथ मैं compile करके उसको discuss करूंगा और उस meeting में उसको conclude करूंगा. In another words, accelerator पे पैर डालूंगा मैं. Let us see the speed. कई बार होती है कार भी हवा में फ्लाई करती है. And you people are ready to capture the everything. So next meeting में इसका एक शॉर्ट डेमो करते हैं और फिर उसके बाद ट्रायल बेसिस पे उसको करते हैं. And then one by one topics, PIL का एक अलग टॉपिक बने. You know, मेरे ब्रेन में वो आइडिया है कि once we will discuss, जो एक चार्ट हमने बनाया था और मुरारी जी ने उसमें बहुत सारा पॉपुलेट किया था. नाउ उसी चार्ट को मैं इस एक्सरसाइज में मतलब करना चाह रहा हूँ और वहां पे जो लाइव केसेस होंगे ना वो एग्जांपल्स ऑफ ऑल द केसेस. वन टू मीटिंग इज मोर देन सफिशिएंट. Once we are discussing regarding 32, then first day we will discuss all the rules, regulation and 32 and all and PIL and whatever is comes within that, what is the limitation, what is the constraints, and next day whatever is the questions concerned with that and conclude it. तो कुल मिलाकर के 5-6 टॉपिक्स हैं. तो well within time we can prepare for that, isn't it? Even the leading cases also included. So rather than paper wise and this and that, we will exhaustively prepare a module for a particular point wise. Either it may be this or that or that. और उसके लिए जो 5 एनालिटिकल पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर रखे हैं वो है जुरिडिक्शनल, टर्मिनोलॉजी, डिफरेंसेस, स्कोप, एम्बेड, कंस्ट्रेंट्स, व्हाटएवर इज दैट, ये सारे के साथ और रीजनिंग, ऑब्वियसली द रीजनिंग. So this is the new pattern to understand the things optimally जो हमने इतने सारे डिस्कशंस में इवॉल्व किया है उसके साथ हम चलेंगे. So पूरी ये स्ट्रैटेजी हमने अभी डिस्क्लोज किया बिकॉज कभी भी नोटिफिकेशन आएगा एंड वी विल एंटर इनटू दैट. अभी वो टाइम में डिस्कशन करने का जिस दिन नोटिफिकेशन का लास्ट क्लोजिंग डेट होगा उसके बाद हम पूरे तरीके से कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबली एवरी डे except Saturday, Sunday. And timing would not be morning. Timing would be around 9 o'clock evening. That will be very good, sir. So many persons जिनकी जो ब्रीदिंग है ना वो कंफर्ट हो गई है इसलिए क्योंकि चलो अब सुबह में नहीं शाम को होगा. So please, is there any question? अरे हाँ एक चीज और मैं अभी इस डिस्कशन में नोटिस करने वाला हूँ. एक मार्वेलस इंटेलेक्चुअल लिटरेचर वर्क में बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज अ वर्क वर्ड जो है ना स्पेशल पोजीशन रखता है इन पेटेंट एक्ट. पेटेंट एक्ट में यूनिक वर्ड को वर्क कहा जाता है जो उनका अपना हो मतलब पेटेंटेबल थिंग्स और रजिस्टर्ड करने वाली. वो 34 पेज के डॉक्यूमेंट्स परवीन जी ने वहां पे. परवीन जी आप अनम्यूट करें प्लीज. यस सर. मैं थोड़ा सा पिन कर रहा हूँ परवीन जी को. यस सर, आई एम हियर.
मैं भी इनके साथ अपने आप को रखना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। और प्रवीण जी के बारे में मैं थोड़ा सा ये बतला दूं, हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते थे और प्रवीण जी भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और इनका भी काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल ये रहा है, मतलब चाणक्य से इनकी पोस्ट डॉक फेलोशिप राइट We, oh, ऑन द I वे will है। not be going to. No, no, I will not be going to Patna. I am going to go to Aurangabad. So things are on a academics, legal academics as well as this profession, both are going side by side और connected हैं और हमेशा ये बिलीव रखते हैं कि कुछ न कुछ एक यूनिक चीज प्रोड्यूस किया जाए इन फॉर्म ऑफ बुक एंड आर्टिकल्स। मेरी भी प्लानिंग है कुछ आर्टिकल लिखने की जो काफी लोग क्यों में है, मतलब जिनके पीछे मैं लग जाऊं, जो आगे चल रहे हैं उनके पीछे लग जाऊं, उनमें से प्रवीण जी भी एक है। No, we would like to build a library of these mental models which I have talked about. तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट, एक सेकंड प्रवीण जी, जरा मैं उसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, देन यू स्पीक अबाउट इट। सो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है हमारे ग्रुप में और प्रवीण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको प्लीज शेयर इट अगेन। All और right, आप I'll do that. देखेंगे, मतलब मैंने उसको प्रेमा फिसाई देखा है, ईच एंड एवरी वर्ड्स हैविंग द मीनिंग। कितनी मेहनत इनको लगी होगी वो देख करके लगता है, और कितना मतलब प्रिसाइज एंड फोकस्ड विजन वहां रिफ्लेक्ट किया है। उससे राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी ये भी एक मैटर है, और पॉइंट्स को प्रिसाइज कंपाइल किया है, ये भी एक अच्छी। बाकी चीजें तो प्रवीण जी एक्सप्लेन करेंगे, वो अभी हैं। प्लीज प्रवीण जी, मैं अपने आप को थोड़ा सा I would साइड। like them to first read it and then we will discuss it because this is absolutely a new thought on the lattice work of mental models, which will make the work of a lawyer, much easier to think on any issue. And especially when you are looking at your AOR exam and each jurisdiction and you're converting it into jurisdiction, the drafting of that jurisdiction, the petitions and applications, and also looking at the case laws related to that is an excellent, modular form of learning. I would, appreciate that. In In fact, another words, see, the applied word I am using usually, the applied law, which is exercising in the court, and the best example is the exam, जहां पे true, आपका पेपर 1 थ्योरी भी है, पेपर 2 ड्राफ्टिंग भी है, पेपर 3 एथिक्स भी है, और पेपर 4 आपका लीडिंग केसेस भी है। ऑल आर द अप्लाइड फॉर्म, नॉट ओनली फॉर द नॉलेज, लीडिंग केसेस नॉट ओनली फॉर द नॉलेज, इवन दो फॉर द इम्प्रूव देम और फॉर द कंटिन्यू देम, दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट ना, व्हिच इज ग्रोइंग। सो इन सब का कॉम्बिनेशन को कैसे समझ करके ऑप्टिमली आप इम्प्लीमेंट कर सके, यानी पूरे अप्लाइड फॉर्म को आप कैसे समझें और एक्सरसाइज करें, इसका लाइव एग्जांपल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। एम आई Correct. करेक्ट प्रवीण जी? Correct. Very true. It's So, just a lattice work of mental models that I have created, and we need to build a library all together. It is in the open source, it should be. Not, I don't want to take credit for anything. It was just appeared because I was thinking on my AOR exams and other things. योर एग्जाम, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आइडिया, बट योर एग्जाम का जो प्रोसेस है ना, बहुत लोगों को बहुत कुछ अच्छा सोचने पे विवश करता है, अच्छा Yes, करने पे विवश करता है। very दैट्स द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस योर एग्जाम। yes. It makes you to think deeper. Exactly, and that's what the comes such ideas, otherwise it can't। Yeah. जब तक आप बैठ करके तरीके से सोचेंगे नहीं ना, कुछ आइडिया आपको नहीं आ सकता। और वो भी फोर्स करता है कि यस, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर इनटू द पर्टिकुलर पार्ट, मतलब समुद्र की गहराइयों में या आकाश की ऊंचाइयों में कई लेयर पार करा देता है। Correct. अब जैसे अभी हमने कहा, कितना प्रिसाइसली एक छोटा सा एक ग्रीव्ड पर्सन हो या ज्यूरिडिक्शन ऑफ
सुप्रीम कोर्ट हो, ये छोटी सी बातें हैं, बट वी आर नाउ capturing to these part also only for secure our maximum marks. True. In another words, we are correcting ourselves. हमारा जो यूजुअल एरर है हम उसको करेक्ट करके हम एग्जैक्टली उस सिचुएशन को अचीव कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और उस उन सारी चीजों को देखना शुरू कर दिया है जो पहले कभी दिखता भी नहीं था. And that's what the deeper thinking. क्यों प्रवीण जी? Yes, sir. Very true. Very true. So this is basically an outcome of all that experience that I have gained over years, which I've tried to put together. And I think we should build a library of all these mental models all together. Excellent, excellent, Praveen sir. Very excellent. I've also gone through, but I've not been able to react to your request. Very nice. एक बार और प्रवीण जी प्लीज आप शेयर कर दीजिए. Okay, और I अजय will. जी उसको I have already shared. किसी भी मॉड्यूल में डाल दीजिए ताकि लोगों के पास रहे. बट ये एक अच्छा है और ये कहीं से इनहेरिट नहीं किया हुआ है, ये ओन क्रिएशन. दैट्स द एप्रिशिएबल पार्ट, क्योंकि इस सोच को जो इनके ब्रेन में आया, मेरे ब्रेन में आया कि मैं मेंटरिंग करूंगा, आई एम डूइंग, और इनके ब्रेन में जो आया वो भी बिल्कुल यूनिक एंड पेटेंटेबल वर्क है, जो मैंने पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग पेटेंटेबल. He is multi-talented. ये तो अभी शुरुआत है. No. Sir, I have a small suggestion, sir. प्लीज. एक दिन प्रवीण जी को ऊपर शॉर्ट में प्रेजेंट करने के लिए भी मौका मिला जी. गुड आइडिया. दैट्स अ गुड आइडिया. वी विल No, sir, this should be a common document for all of us to work together. Because प्रवीण जी ऐसा करते हैं, my knowledge is limited. Sir, my Next knowledge meeting. is, yeah, okay, we'll do that. But my knowledge is limited to, a few topics. But, everybody puts together, we will be able to generate a whole library of these mental models. Exactly. So this is decided that in next meeting, Praveen ji will present that. Yeah, I'll try to make a PowerPoint and present it. Okay. Yes, that's next meeting मैं थोड़ा सा relax करूँगा. I would be audience only. Okay. So thank you. Thank you. Any questions? भैया क्वेश्चन पूछ लो, कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी और मुझे थोड़ा और बोलने का मौका मिल जाएगा. आपने सारी क्लैरिटी दे दी है. नहीं, दरअसल चक्कर ये है ना, इलेक्ट्रिक शॉक मैंने दिया है बहुत धीरे धीरे कि भैया यहाँ भी समझ जाओ, वहां भी समझ जाओ. अब लोग परेशान है कि क्या बोलूं, अब इतना झटका तो दे दिया. सर इसको सर कह सकते हैं जोर का झटका धीरे से लगे. कह सकते हैं, बट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि एग्जामिनर चाहे भी तो नंबर नहीं काट पाए, मैं वैसा क्रिएट करना चाहता हूँ. और यदि ऐसा करने में मतलब एक लेवल तक हम लोग सक्सेसफुल यदि रहे, देन सर्टेनली किसी भी पेपर में 70-75 से कम नहीं आने जा रहा. एटलीस्ट दिस इज द ओनली वे वेयर वी कैन सेट आवर स्टैंडर्ड. और 1-2 क्वेश्चन 3 में मिला तो बाकी सब में नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे. तो हम ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे कि वी आर द कॉम्पिटेंट. यस निकिता जी प्लीज. सर गुड मॉर्निंग सर. मेरा एक डाउट था कि सर वही जैसे आपने शुरू किया था कि लीडिंग केसेस में हेड नोट्स से पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो सर क्या सारे लीडिंग केसेस में मतलब हेड नोट्स पढ़ के मतलब वी कैन एक्चुअली गेट द अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइट द आंसर, या फिर हमें एक्चुअली पूरा ही जजमेंट पढ़ना चाहिए? जस्ट Nikita ji, last 3 session we dedicated on that. Last 3 session except this one. इसके अलावा लास्ट का 2 सेशन स्पेशली हमने क्या किया था, ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किसी भी जजमेंट का सारा कोर पार्ट माने इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द जजमेंट, इट इज ऑलरेडी टेकन एंड पुटेड इनटू द हेड नोट्स. राइट. So please
go to the last two session. हमने वो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट किया था भाई दिस रूपा सोका हो रहा दो सेशन में वो दो पार्ट में है. I'll try to put it into the one session. एक सेशन और कर लेंगे. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ. हाँ. मैं निकिता मैम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड सेशंस हैं आप उससे भी गो थ्रू करें. सर मुझे जहाँ तक लगता है सर इज़ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ SCR और लगभग हर दूसरे सेशन में उन्होंने SCR की जो जजमेंट्स हैं इसके हेड नोट्स हैं उनको किसी न किसी रूप में एक्सप्लेन किया कि हाउ दीज आर डिवाइज्ड. एंड लास्ट ईयर वाले सेशंस में भी सर ने इसको बड़े इलेबोरेटली डिस्कस किया था कि इन हेड नोट्स में से हाउ यू कैन पिक अप द लाइंस एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर आंसर्स. तो वो डिटेल है. मैं निकिता जी को अजय जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ. वो उस समय है मैं वापस फिर से एक्सप्लेन कर देता सर. I'll take around 5 minutes or 2 minutes. निकिता जी ये एकदम क्लियर कट है कि जब जजमेंट आता है ना तो जजमेंट इन द रॉ फॉर्म और इट इज वॉल्यूमिनस सम टाइम. मतलब 20 पेज 25 पेज एंड 100 पेज एंड 1000 पेज तक जाते हैं. And each and every word written in that judgment is not the law under Article 141, right? So the reasoning, court analysis, reasoning, or the finding, whatever is there, which is important for the particular, the important leading to the finding of that particular judgment, rather than the fact of that individual cases. उस फैक्ट की बात नहीं कर रहा मैं. बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इस केस में ये था वो था वो था वो था. वो दरअसल लॉ नहीं है. वो उस केस के लिए. और लॉ जो है ना वो बेसिकली द एंटायर नेशन के लिए. दिस इज नॉट कन्फाइंड टू दैट केस ओनली. एम आई क्लियर टू दैट पॉइंट निकिता? बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू अजय सर. सारे पॉइंट्स को समझने के लिए जिस जिस फैक्ट की जरूरत है ना उस सब को पिकअप करते हुए एक जगह पर ला करके रखा जाता है. दैट इज कॉल्ड द हेड नोट. And it is created by the Supreme Court itself under the guidance of a committee of judges and with the consultation with the author of the judgment. और उसके बाद ये हेड नोट सुप्रीम कोर्ट ESCR का आता है और लकली ये फ्रीली अवेलेबल है टू ऑल द सिटीजन. और मुझे याद है जो हम लोगों के समय में मेरे समय में नहीं था ये. दिस क्रेडिट गोज टू डॉक्टर चतुर ओनली कि उन्होंने ये सारा कुछ डिजिटाइज किया और मेरे लिए वो एक ड्रीम था जो सामने आ गया. अदरवाइज मैं क्या करता था निकिता मैं आपको ये बतलाऊं मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे. मैं अपना मोबाइल ले जाता था. कोर्ट नंबर 4 में मैं बैठता था. सबसे पीछे वहां साइड में रखी हुई किताबें होती थी. मनेका गांधी उठाता था और चूंकि लाइब्रेरी में वो किताबें के वो पेज फटे हुए थे. 2-3 वॉल्यूम हर एक लाइब्रेरी में है लेकिन आप जाकर के चेक कर लो उसके पेज आपको नहीं मिलेंगे हेड नोट्स वाले. तो उसके वजह से मैं कोर्ट रूम में जाकर के उसको फोटो खींचता था और उसको प्रिंट लेकर के फिर मैं स्टडी करता था उसको. इफ यू वांट आई विल गिव यू द एंटायर डॉक्यूमेंट दैट आई हैव राइट नाउ. मेरे पास अभी भी है उसके प्रिंट. बिल्कुल सर. आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते तो हैं. वो पर्टिकुलर पार्ट है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो अब हमारे पास है. ये ना दूसरा पॉइंट कमिंग टू योर क्वेरीज. यदि मैं पूरे के पूरे जजमेंट पे आऊं तो पूरा जजमेंट यदि 100 पेज का है तो उसके हेड नोट्स 5 पेज में कन्फाइंड है. 5 या 6 पेज में. समटाइम्स 10 पेजेस. तो लॉ जो डिस्कस हुआ है हमको वो समझना है रेदर देन एंटायर जजमेंट. और उसकी समझ यदि मुझे हेड नोट से आ जाता है देन व्हाट इज द नीड टू रीड द एंटायर जजमेंट. बिल्कुल सही बात है सर. तो अब ये स्मार्ट अप्रोच भी नहीं है कि यदि आप पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ने लगे तो लोग कहते थे पहले की पंचवर्षीय योजना. यू हैव टू पुट सम डेकेड्स योजना. 10 साल तक प्रैक्टिकली पॉसिबल. इवन आप देख लीजिए ना 2-3 जजमेंट है. केशवानंदा भारती देख लीजिए आपका लीडिंग केस. रीड द एंटायर जजमेंट. More than 1000 pages.
हाँ, और बहुत सारे हैं जो रिजर्वेशन वाले जो केसेस हैं, इट्स अगेन गोइंग टू द 2000। सो बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और करेक्टली करें और कंप्लीट करें। यानी हेड नोट्स इज नॉट इनकम्प्लीट, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज अ कंप्लीट थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट। So it is sufficient to understand and study the each and every expert part of that particular judgment, which is required for a Supreme Court lawyer. Sufficient. Any more question, Nikita? नहीं सर, आपने काफी अच्छे से आंसर कर दिया सर मेरा सारा डाउट। नहीं, आप देखो, मैंने अभी आंसर किया है ना, उसको हमने लास्ट 2 सेशन में, बहुत दूर नहीं है, लास्ट 2 सेशन में उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमने क्या मैंने किया है लास्ट कि सेशन अटेंड किया था आपका। लास्ट टू लास्ट, ओह सॉरी अजय जी, आई एम सॉरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। We will do it again. We will do it again. I'm कोई sorry. नहीं सर। एक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लास्ट वाला हुआ है। हाँ हाँ, जी, last लास्ट to किया last था मैंने। ठीक है सर। देखो, इस तरह से क्वेश्चन आए तो अच्छा लगता है ना, कि कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन हो और बाकी लोगों की भी डाउट्स क्लियर हो। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि प्लीज, यदि कुछ भी डाउट है मन में तो ये मत सोचिए कि ये सिली है, क्योंकि सिली बड़ा डेंजरस होता है। वो हमेशा के लिए वो बना रहेगा, और कुछ करे ना करे, एटलीस्ट आपके कॉन्फिडेंस को हिला करके रखेगा। कभी भी आपको कंप्लीट और एक कॉन्फिडेंट की तरह इमर्ज करने नहीं देगा। सो उसको दूर कर ले तो बेटर है। यदि ग्रुप में आप डिस्कस नहीं करना चाहते, प्लीज इंडिविजुअली आप मेरे साथ आकर के डिस्कस करने के लिए फ्री है। ऑब्वियसली इन द सुप्रीम कोर्ट एट अराउंड सेकेंड हाफ। ठीक है बंसल साहब, टाइम टू कंक्लूड। चलिए, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Have a great day. Thank you, sir. Thank you very much, sir. See you Thank you, on the sir. Thank you, next sir. Saturday। प्रवीण जी अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार रहेंगे। Yes, sir. Yes, sir.